नमस्कार दोस्तों, निकमी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान की हिस्ट्री की। राजस्थान की हिस्ट्री में भी हमने पढ़ रहे थे प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान की 3 सभ्यताओं के बारे में हमने सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। जैसे गणेश्वर सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता के बारे में हमने सविस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, आज हम एक और आपके लिए एक नई सभ्यता लेकर आए हैं। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता। सभ्यता आज हम किस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे? आहड़ सभ्यता के बारे में चर्चा ही करेंगे कि आहड़ सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन सी सभ्यताएं आती हैं और आहड़ सभ्यता की खोज किसने की, इसका उत्खनन करने का काम किसने किया, आहड़ सभ्यता है कहां पर स्थित, आहड़ सभ्यता किस नदी पर स्थित है। मैंने बताया कि जो भी सभ्यता होगी वो किसी ना किसी नदी के तट पर होगी, तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, इसके बारे में हम सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दूं कि आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है। आपसे पहला ही क्वेश्चन होना चाहिए कि आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है। तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन होगा कि यह सर सभ्यता उदयपुर में तो स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है? तो नदी आहेड़ या बेड़च नदी पर स्थित है। आहेड़ या बेड़च नदी पर स्थित है। नदी आपसे पूछ ली जाए तो नदी कौन सी है? नदी आहेड़ या बेड़च। आहेड़ या बेड़च नदी। कौन सी नदी? बेड़च नदी। आहेड़ या बेड़च नदी के संगम पर कौन सी सभ्यता है? तो आहेड़ सभ्यता स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इसकी खोज की थी। आपसे पूछ लिया जाए खोज किसने की थी? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने क्या की थी? आहड़ सभ्यता की खोज की थी। और कब की थी? 1953 में इसकी खोज की थी। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में किस सभ्यता की खोज की? तो आपसे पूछ लिया जाए किस सभ्यता की खोज की? आहड़ सभ्यता की खोज की। आगे बात करते हैं इसका उत्खनन का काम किसने करवाया। तो आर.सी. अग्रवाल ने 1956 में। उत्खनन किसने करवाया? उत्खनन किसने करवाया? तो किसने करवाया? आर.सी. अग्रवाल ने। आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने क्या करवाया था? इसका उत्खनन करवाने का काम किया था और 1956 में इसका उत्खनन का काम करवाया था। इसका बाद में बात करें कि इसका पुनः उत्खनन किसने करवाया। तो एस.टी. सांकलिया ने 1961 में पुनः उत्खनन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? पुनः उत्खनन किसने करवाया? तो पुनः उत्खनन किसने करवाया? एच.डी. सांकलिया ने। हंसमुख सांकलिया ने। एच.डी. सांकलिया ने क्या करवाया? पुनः उत्खनन करवाया। और कब करवाया? 1961 में पुनः उत्खनन कराने का काम किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो महासत्य या महासतियों का टीला के उपनाम से या ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो उपनाम लिखो इसके। उपनाम क्या है? अन्य नाम क्या है? तो महासत्य या महासत्य नाम लिखो पहले तो। महासत्य, इसको कोष्टक में लिख लो। महासतियों का टीला। महासतियों का टीला किसे कहा जाता है? तो आपसे पूछ लिया जाए आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। ये महासतियों का टीला कहा जाता है आहड़ सभ्यता को। और क्या नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्रवती नगरी, ये क्या है? ताम्रवती नगरी है। ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी है? मैंने पढ़ा दिया आपको। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। यह ताम्रवती नगरी है, यह ध्यान में रखना आपको। ताम्रयुगीन और ताम्रवती, इसमें आपके कंफ्यूजन रहेगा। तो ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे जाना जाता है? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके स्थायी नाम क्या है। धूलकोट या मटको का टीला इसे स्थायी नाम से जाना जाता है।
प्राचीन नाम अघाट पूर्व है, अघाट दुर्ग है। पहले तो लिखो इसके प्राचीन नाम। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी संगणक का पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया था प्राचीन नाम। प्राचीन नाम क्या है? अघाटपुर या अघाट दुर्ग। अघाटपुर या अघाट दुर्ग। अघाट दुर्ग, अघाटपुर या अघाट दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? प्राचीन नाम किसका प्राचीन नाम है? तो आहट सभ्यता का प्राचीन नाम है अघाटपुर या अघाट दुर्ग। आगे बात करते हैं इसका स्थायी नाम क्या है? तो धूलकोट या मृतकों का टीला। स्थायी नाम, स्थायी नाम मतलब वर्तमान में क्या नाम है? तो वर्तमान में क्या नाम है? मृतकों का टीला या धूलकोट। धूलकोट या फिर मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? या धूलकोट किसे कहा जाता है? आहट सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह बनास संस्कृति वाली सभ्यता है। बनास नदी पर स्थित होने के कारण इसे क्या कहते हैं? बनास संस्कृति वाली सभ्यता। बनास संस्कृति वाली सभ्यता, वाली सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सभ्यता भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बनास संस्कृति वाली सभ्यता को किसे कहते हैं? तो आहट सभ्यता को बनास संस्कृति वाली सभ्यता भी कहते हैं। आगे बात करते हैं, इसे 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने वाली सभ्यता भी कहते हैं। इसे देखो दोस्तों, इसे 8 बार बसने, 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने, व 8 बार उजड़ने वाली सभ्यता कहते हैं। सभ्यता कहते हैं। तो किसे 8 बार बनने व 8 बार उजड़ने वाली सभ्यता कहा जाता है? तो आहट सभ्यता को कहा जाता है। ये तो था इस आहट सभ्यता के ऊपर से जो डिटेल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे वो। अब हम आगे इसकी चर्चाएं करेंगे कि इसमें किस किस के अवशेष प्राप्त हुए उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। फिर इसकी उप सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने क्या देखा? आहट सभ्यता के ऊपर से जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा की है। और ज्यादातर चांस बनता है कि ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पीछे संगणक की भर्ती में भी अभी कल ही लगी है, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि आहट सभ्यता को किस उपनाम से जाना जाता है? तो किस उपनाम से जाना जाता है आपको मैंने लिखा दिया, महासत्य, महासत्यों का टीला या ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, या इसे धूलकोट या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये क्या है? स्थायी नाम है। प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाए, अघाटपुर या अघाट दुर्ग स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि आहट सभ्यता कहाँ स्थित है? तो आहट सभ्यता उदयपुर में तो स्थित है। और कौन सी नदी आपसे पूछ ली जाए तो आहट या बेड़च नदी के किनारे पर यह आहट सभ्यता स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी? एक खोज, उत्खनन और पुनः उत्खनन, ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने जरूरी है। खोज किसने की थी? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने क्या की थी? खोज की थी 1953 में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका उत्खनन किसने किया था? तो उत्खनन करने का काम आर.सी. अग्रवाल ने किया था। रतन चंद्र अग्रवाल, पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल, 1956 में इसका काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पुनः उत्खनन का करने का काम किसने किया था? तो एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया का मतलब है हर्षमुख जी सांकलिया ने क्या किया था? इसका पुनः उत्खनन करने का काम किया था। और कब किया था? 1951 में किया था। आगे बात करते हैं इसे किस उपनाम से जाना जाता है? तो महासत्यों का टीला या ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? आहट सभ्यता को जाना जाता है। आगे बात करते हैं इसके प्राचीन नाम कौन कौन से हैं? तो प्राचीन नाम अघाटपुर या अघाट दुर्ग इसके क्या है? प्राचीन नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं आहट सभ्यता का स्थायी नाम क्या है? आहट सभ्यता का स्थायी नाम है धूलकोट या मृतकों का टीला कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए धूलकोट व मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो आहट सभ्यता को धूलकोट या मृतकों का टीला कहा जाता है। आगे बात करते हैं इसे 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने वाली सभ्यता भी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है कि 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने वाली सभ्यता किसे कहा जाता है? तो आहट सभ्यता 8 बार तो क्या हुई है? बसी, और 8 ही बार क्या हो गई है? उजड़ गई। तो 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने वाली
सभ्यता कहा जाता है। आगे बात करते हैं, बनास संस्कृति वाली सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए बनास संस्कृति वाली सभ्यता कौन सी है, निम्नलिखित में से राजस्थान की बनास युगीन सभ्यता कौन सी है, तो आहट सभ्यता बनास युगीन सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसके उत्खनन के बारे में पढ़ेंगे कि इसके उत्खनन से हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं आहट सभ्यता से हमें किस किस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आहट सभ्यता से हमें मिट्टी से निर्मित बेल के साक्ष्य, बनाइसन बुल के साक्ष्य। तो लिखो पहले क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो मिट्टी से निर्मित बेल के साक्ष्य, मिट्टी से निर्मित बेल, मिट्टी से निर्मित बेल, बेल इसे क्या कहते हैं, बनाइसन बुल, बनाइसल बुल के साक्ष्य। ये कई बार पेपर में पूछा हुआ है कि बनाइसल बुल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, बनाइसिल बुल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आहट से हमें प्राप्त हुए हैं। बनाइसिल बुल के साक्ष्य मिट्टी से निर्मित बेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं हमें और क्या प्राप्त हुए हैं, यहीं से अनाज रखने के मर्द भांड यहां से हमें प्राप्त हुए हैं, गोरे व काठे। तो लिखो अनाज रखने के लिए बड़े मर्द भांड, अनाज के लिए मर्द भांड, गोरे व काठे, गोरे व कांठे प्राप्त हुए हैं, कांठे प्राप्त हुए हैं। तो गोरे व कांठे अनाज रखने के लिए मर्द भांड, अनाज रखने के लिए मर्द भांड व गोरे व कांठे कहां से प्राप्त हुए हैं, आपसे पूछ लिया जाए तो आहट सभ्यता से हमें प्राप्त हुए। रंगाई छपाई के लिए लकड़ी के ठप्पे व साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रंगाई व छपाई के लिए लिखो आगे दोस्तों, रंगाई व छपाई के लिए लकड़ी के सांचे व ठप्पे प्राप्त हुए हैं, सांचे व ठप्पे प्राप्त हुए हैं, ठप्पे प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछ लिया रंगाई छपाई उद्योग के लिए लकड़ी के सांचे व ठप्पे कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आहट सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं जल निकासन के लिए चक्रयूप पद्धति। लिखो दोस्तों चौथा लिखो, जल निकास के लिए चक्रकूप पद्धति वह बिना हत्थे के जल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिना हत्थे के जल पर पात्र, बिना हत्थे के वह बिना हत्थे के जल पर पात्र प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जल निकास के लिए चक्रकूप पद्धति कहां अपनाई गई, तो जल के लिए चक्रकूप पद्धति आहट सभ्यता से, वह बिना हत्थे के जल पर पात्र कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आहट सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, दो मुंह वाले चूल्हे व मर्द भांड प्राप्त हुए हैं। लाल व कैसे रंग के, रंग बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि लाल व काले रंग के मर्द भांड प्राप्त हुए हैं। दो मुख वाले चूल्हे व मर्द भांड, तो लिखो दो मुंह वाले चूल्हे, दो मुंह वाले चूल्हे व मर्द भांड क्वेश्चन में लिख लो काले व लाल रंग के, काले व लाल रंग के। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाल रंग के। तो काले व लाल रंग के मर्द भांड या दो मुंह वाले चूल्हे कहां से, कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो आहट सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, माप तोल के उपकरण भी वह वाणिज्य के बारे में भी पता चला है। यहां से लिखो दोस्तों, माप तोल के उपकरण, माप तोल के उपकरण वह वाणिज्य के बारे में जानकारी, वह वाणिज्य के बारे में जानकारी,
जानकारी प्राप्त हुई है। तो आपसे पूछ लिया जाए जानकारी प्राप्त हुई, तो आपसे पूछ लिया जाए माप तोल के बाट हमें कहां से प्राप्त हुए हैं। माप तोल के उपकरण हमें आहट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, और यह सभ्यता किस प्रकार की थी, वाणिज्यिक सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यूनानी देवता अपोलो व लक्ष्मी के सहित अंकित मुद्रा मिली है। तो यूनानी देवता अपोलो के चित्र यहां से यूनानी देवता अपोलो के चित्र यूनानी देवता कौन है, यूनानी देवता अपोलो के चित्र प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं हमें, आहट सभ्यता से। और लक्ष्मी का अंकन सहित मुद्रा चित्र, वह आगे लिखो लक्ष्मी के अंकन सहित मुद्रा प्राप्त हुई है। अंकन सहित मुद्रा प्राप्त हुई है, मुद्रा प्राप्त। तो आपसे पूछ लिया जाए कि यूनानी देवता अपोलो के चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आहट सभ्यता से। और लक्ष्मी के अंकन की क्या प्राप्त हुई है, लक्ष्मी के अंकन सहित मुद्रा प्राप्त कहां से हुई है, हमें आहट सभ्यता से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे और बात करते हैं। यहां से यह सभ्यता की विशेषता क्या है, विशेषता के बारे में बात करें तो ये ग्रामीण सभ्यता है, संयुक्त परिवार पाया जाता है। तो सभ्यता की विशेषता लिखो, विशेषता। तो यह सभ्यता किस प्रकार की है, यह ग्रामीण सभ्यता है, यह ग्रामीण सभ्यता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आहट सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। तो ग्रामीण सभ्यता है तो उसमें किसकी ज्यादा चलती है, माता की ज्यादा चलेगी या पिता की ज्यादा चलेगी, तो पिता की ज्यादा चलेगी ग्राम में। और शहरों में माता की ज्यादा चलती है तो मातृ सत्तात्मक हो जाती है। तो ये किस प्रकार की सभ्यता है, पितृ सत्तात्मक सभ्यता है। तो दूसरी विशेषता लिखो, यह पितृ सत्तात्मक वाली सभ्यता है, यह पितृ सत्तात्मक सभ्यता है। और जहां पिता की ज्यादा चलती है तो वहां परिवार कैसा होता है, तो वहां संयुक्त परिवार होता है। तो यह संयुक्त परिवार वाली सभ्यता है, यहीं पे लिखो, यह संयुक्त परिवार वाली दोस्तों, यह संयुक्त परिवार वाली सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, क्या विशेषता हो गई, मैंने 3 विशेषता बता दी। ये किस प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है, पितृ सत्तात्मक है और संयुक्त परिवार वाली सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं किस प्रकार की सभ्यता है, दोस्तों संयुक्त परिवार वाली सभ्यता है। आगे बात करते हैं इसका प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो तांबे गलाने का कार्य किया करते थे। तो प्रमुख व्यवसाय यहीं पे लिख लो, प्रमुख व्यवसाय आपसे पूछ लिया जाए तो क्या व्यवसाय है, तांबे गलाने का काम करते थे। तांबे की सभ्यता है तो तांबा गलाने का कार्य कितने प्रकार की मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई हैं, तो 40 प्रकार की मुद्राएं यहां खदानें प्राप्त हुई हैं। तो तांबा गलाने का कार्य किया करते थे और 40 प्रकार की तांबे की खदानें प्राप्त हुई है। 40 प्रकार की तांबे की खदानें प्राप्त हुई है। तांबे की खदानें कहां से प्राप्त हुई हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए तो 40 प्रकार की तांबे की खदानें आहट सभ्यता से हमें प्राप्त हुई हैं। तो ये था आहट सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य। कौन कौन से साक्ष्य हम पढ़े हैं, अभी एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं। मिट्टी से निर्मित बेल या बनाइशिल बुल के साक्ष्य, ये आप मोस्ट है, ये याद रख लेना, कई बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया था अभी। तो बनाइशिल बुल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, आहट सभ्यता से। मिट्टी से निर्मित बेल के साक्ष्य, यहाँ अनाज रखने के लिए मर्त भांड को क्या कहा जाता है, गोरे व काठी कहा जाता है, वो कहां से प्राप्त हुए हैं, हमें आहट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं, आहट सभ्यता से हमें रंगाई छपाई के लिए लकड़ी के सांचे व ठप्पे प्राप्त हुए हैं। रंगाई छपाई उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध उद्योग था और उसके लिए हमें क्या प्राप्त हुए हैं, सांचे व ठप्पे प्राप्त हुए हैं।
ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जल निकास के लिए चक्रकूप पद्धति का उपयोग किया करते थे। मतलब ये जल को वेस्ट में नहीं जाने दिया करते थे, नालियां बनाकर उसे एक कुएं में एकत्रित करते थे, उसे क्या कहते थे, चक्रकूप पद्धति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चक्रकूप पद्धति का प्रयोग किया करते थे और बिना हत्थे वाले जल प्रपात्र का प्रयोग किया करते थे ये लोग। ठीक है दोस्तों, कौन, आहट सभ्यता के लोग। आगे बात करते हैं, आहट सभ्यता में दो मुख वाले चूल्हे प्राप्त हुए हैं। मतलब एक दो मुख वाले चूल्हे कहां से प्राप्त हुए, आपसे प्रश्न सीधा पूछ लिया जाए तो आहट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और वहीं से मर्त भांड भी कैसे, काले व लाल रंग के मर्त भांड कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो काले व लाल रंग के मर्त भांड आहट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आहट सभ्यता के मर्त भांड किस कलर में थे, तो काले व लाल कलर में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यह एक व्यापार वाणिज्यिक सभ्यता थी। वाणिज्यिक सभ्यता होने के कारण यहाँ माप तोल के लिए तो क्या मिले, वाट के, मतलब वाट के उपकरण प्राप्त हमें यहाँ आहट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यहाँ यूनानी देवता अपोलो का चित्र, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि यूनानी देवता अपोलो का चित्र किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। मेरा राजस्थान से कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो आहट सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, और उस पर भी क्या, लक्ष्मी की अंकन सहित मुद्राएं भी हमें यहां से प्राप्त हुई हैं। आहट सभ्यता से लक्ष्मी की अंकन युक्त मुद्राएं हमें कहां से प्राप्त हुई हैं, तो आहट सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। और आगे चर्चा करें तो यहां से इस सभ्यता की विशेषता के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आहट सभ्यता की विशेषता क्या क्या है। तो यह आहट सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। अब आपको पता है कि ग्रामीण में किसकी ज्यादा चलती है, तो पिता की ज्यादा चलती है, तो ये किस प्रकार की सभ्यता होगी, पितृसत्तात्मक सभ्यता है। और जहां पिता की ज्यादा चलेगी तो वहां परिवार कैसा मिलेगा, तो वहां परिवार मिलेगा संयुक्त परिवार। तो ये किस प्रकार की सभ्यता है, संयुक्त परिवार वाली सभ्यता है। यहाँ पर परिवार क्या मिलते हैं, संयुक्त रूप से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसमें प्रमुख व्यवसाय क्या था। इस सभ्यता का आपसे प्रमुख व्यवसाय पूछ लिया जाए तो इसमें प्रमुख व्यवसाय था तांबा गलाने का कार्य यहाँ के लोग ज्यादा करते थे, क्योंकि ये तांबर युगीन सभ्यता है। तांबर युगीन सभ्यता होने के कारण यहाँ तांबे के क्या मिलते हैं, उपकरण ज्यादा प्राप्त हुए थे, इसलिए यहाँ तांबे का अधिकांश लोग किसका काम करते थे, तांबे गलाने का काम करते थे। और यहाँ से इस सभ्यता से, आहट सभ्यता से 40 प्रकार की तांबे की क्या हमें प्राप्त हुई है, खदानें प्राप्त हुई है। तो ये थी आपकी आहट सभ्यता। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि कहीं पर भी आपको दिक्कत आई है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन और कक्षा के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप इन कक्षाओं को क्या कर सके, आने वाली भर्तियों में, आगामी भर्तियों में आप भी इस प्रश्नों के अध्ययन करके आप भी इसी का फायदा उठा सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।